जब दो गुफा गोताखोर गोताखोरी के मुख्य नियम को तोड़ते हैं तो उनमें से एक को जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष में विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। ये एगोन अफ्विथ त्रासदी का एक घातक और विनाशकारी टूटना है। That big cave accident. World Big Cave Accident. The big cave accident. ये दुनिया के एक ऐसे केव एक्सीडेंट था जिसने पूरे यूके को हिला के रख दिया। तो गाइस सच्चे केवर्स की कुछ अलग ही एनर्जी होता है जो ऐसे ही सुरंग या गुफाओं को खोजते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। फर्स्ट होने की इच्छा इन्हें ऐसे परिस्थिति में डाल देता है जिन्हें हम में से ज्यादातर नहीं समझ पाएंगे। मार्टिन बार और राजर सुलारी एक ऐसे ही केवर्स थे। ये लोग यूके की सबसे बड़ी गुफाओं की खोज कर रहे थे, ये सोचकर कि केव मैप में अभी तक जितना पॉइंट किया गया है ये लोग उससे भी आगे खोज करेंगे। मार्टिन और राजर दोनों ही अपने उम्र के लिए बड़े उत्सुक थे। केवल 23 और 26 साल की उम्र में ये लोग एक दशक से सूखी गुफाओं का इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से ये केव पर वाटर डाइविंग भी कर रहे थे। साल 1974 में रॉजर और मार्टिन दक्षिण वेल्स में एजेंट अलर्ट केव का मैप एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक एक्सपीरियंस के बाद जॉन बार्बर ने इस गुफा के सबसे गहरे में जाकर चेम्बर 3 की खोज करने के बाद उसने केविंग करना छोड़ दिया। तो इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा ये केव कितना खतरनाक है। एक सूखे गुफा से दूसरे सूखे गुफा में स्विच करने के लिए एक सुरंग से गुजरना पड़ता था जो कि पूरा पानी से भरा होता था। अगर सुरंग बहुत ही छोटा है तो केबर्स उसमें अपनी सांस रोककर जाने की कोशिश कर सकता है। लंबे समय तक केविंग करने के लिए इन केबर्स को हर एक वो सामान लाना पड़ता था जो इनको जरूरत पड़ सकती है। अक्सर सूखी गुफाओं से ज्यादा अगर गुफा पानी से भरा हो तो उसमें खतरा 90% बढ़ जाता है। मार्टिन और रोजर पहले से खोजे गए 2 चेम्बर से भी आगे जाना चाहते थे और अपने चैलेंजिंग भरे सफर में नए 3rd चेम्बर का जांच करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस केव के पास पहुंचते ही वो दोनों अंदर घुसने लगे और अचानक रोजर के घुटने में चोट लगने के कारण मार्टिन को अकेले जाना पड़ता है। अकेले जाना हमेशा खतरे को संकेत करता है क्योंकि अगर आप मुश्किल में पड़ जाते हो तो मदद करने वाला या किसी को बुलाने वाला कोई नहीं होता है। मार्टिन को ये बात अच्छी तरीके से पता था, लेकिन वो 3rd चेम्बर के पार जाने और ये देखने के लिए बेताब था कि उसके बाहर क्या है। यहाँ पर अकेले 3rd चेम्बर तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक काम है क्योंकि सुरंग, टूटी हुई चट्टान और छोटे से केव के भूल-भुलैया से होकर गुफा की यात्रा घंटों तक चलती है। ये केव लगभग 1 मील गहरा था और 3rd चेम्बर तक पहुँचने के लिए एक केवर्स को अपने साथ वाटर डाइविंग का हर एक सामान लाना पड़ता था जिसमें हर एक आदमी के पास कुछ ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है और हर एक टैंक को छोटी छोटी सुरंग और टूटी हुई चट्टानों के बीच से ले जाना पड़ता था। टूटी हुई चट्टान गिरने से रास्ता और भी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। छोटे टुकड़ों को तो इसने हटा दिया लेकिन बड़े टुकड़ों को हटाना लगभग नामुमकिन था, जिसकी वजह से मार्टिन के सामने एक और चुनौती आ गया था और इसको अपना हर एक सामान छोटे छोटे छेदों से ले जाना पड़ रहा था। फिर छोटे गुफा में अपने बॉडी को मोड़ना और पीछे से वापस सामान लाना पड़ रहा था। ये कठिन यात्रा ज्यादातर लोगों को वापस जाने में मजबूर कर देता था, लेकिन मार्टिन फार्को नहीं। मार्टिन 3rd चेम्बर के पार किया है ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। जब ये 1st चेम्बर तक पहुंचा तो ये पहले ही 4000 फीट नीचे आ चुका था। ये एक बहुत ही कठिन यात्रा था जो काफी चुनौती और थकान से भरा था। पहले के 2 चेम्बर से गुजरना मार्टिन के लिए काफी आसान था क्योंकि वो लगभग 250 फीट और 85 फीट अंडर वाटर केव था जो उसके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन लंबाई चाहे जो भी हो, पानी के नीचे के केव से गुजरना और छोटे खुले पुल में आना जो कि और भी खतरनाक रास्तों की ओर ले जाते हैं, ये हमेशा एक चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन मार्टिन इसे आराम से पार कर लेता है और 3rd चेम्बर बहुत ही लंबा था जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया। लेकिन मार्टिन को उम्मीद थी कि एंड तक पहुँचने के लिए उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसने 3rd चेम्बर लगभग 850 फीट तैरकर पार कर दी और अगले वायु चेम्बर तक पहुंच गया। ये चेम्बर लगभग पहले के चेम्बर से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो ये देखने के लिए बहुत ही बेताब था कि आगे क्या है। मार्टिन ने अपना केविंग का हर एक सामान तीसरे चेम्बर के सामने छोड़ दिया था। फिर कई मोड़ और भूल-भुलैया वाला रास्ते से आगे बढ़ने लगा। ये लंबा रास्ता लगभग 1800 फीट जिगजैग करते हुए आगे बढ़ रहा था जो करीब 5 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर था। जब मार्टिन ने इसे पार किया तो वो एक और वाटर चेम्बर देख के हैरान हो गया। उसे पता था कि वो इस बार पानी में नहीं उतर सकता क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन उतना ही मौजूद था जो कि उसे बाहर निकालने में यूज करना है। वो ऊपर से लगभग 1 माइल दूर था और उसे ऊपर जाने में अगले 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। और जैसे ही वो ऊपर आया वो दोबारा उस केव में जाने के लिए रजर के साथ प्लानिंग करने लगा। अभी दोबारा से उनके अंदर ये एडवेंचर का फीलिंग आ गया कि 4 नंबर चेम्बर के बाहर क्या है, जिसके लिए उन लोगों को एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक लाना पड़ेगा। रोजर भी मार्टिन की तरह रोमांचक था कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है, लेकिन इसी रोमांचक भरे खोज के लिए एक बड़े केविंग टीम की जरूरत पड़ती है। उनका प्लानिंग ये था कि 4 पानी से भरा चेम्बर को पार करने के बाद उसके बाद क्या है ये देखना। अगर दूसरी तरफ गुफा है तो वो फिर से उसमें जाएंगे। अगर ईमानदारी से बोले तो 99% लोगों को ये सोचने में ही दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने मुश्किल भरे रास्ते से गुजरकर आप अगर वहाँ पे फंस जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, जो आपको गुफा में बहुत ही गहराई तक फंसा सकता है। 15 जून 1974 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरे यूके के आर्मी भी हिल गए। 15 जून को मार्टिन और रोजर वापस से उस गुफा में गए। 3rd चेम्बर को पार करने से पहले उन्होंने 2 नए ऑक्सीजन का टैंक ले लिया और 1st और 2nd चेम्बर में यूज
यूज किए जाने वाले ऑक्सीजन को उन्होंने वहाँ पर ही छोड़ दिया ताकि वो इस ऑक्सीजन से फर्स्ट और सेकंड चेंबर से वापस जा सके। वापस आने के लिए उन दोनों में हर एक के पास 3 ऑक्सीजन के टैंक थे। उनका प्लानिंग ये था कि वो 2 नए टैंक के साथ थर्ड चेंबर के अंदर प्रवेश करेंगे और वो दोनों 3 नंबर चेंबर भी पार कर चुके थे। लेकिन नया रास्ता रोजर के लिए पहली बार था, लेकिन मार्टिन उसमें पहले भी जा चुका है, इसीलिए उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। ये लोग जमीन से अभी लगभग 1800 फुट नीचे थे। उन्होंने अपने ड्राइविंग के चीजों को नुकसान से बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ये लोग इस रास्ते को पार करके जब 4 नंबर चेंबर के सामने थे तो अचानक एक उदास डर उन दोनों के चेहरे में छा गया। कुछ देर पहले जो बिजली जैसा कॉन्फिडेंस था वो एक डर में पैदा हो चुका है। लेकिन वो दोनों अभी भी ड्राइव के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन किसी तरह उनको कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि वो अभी जमीन से बहुत ही दूर थे। वो जितने ही आगे बढ़ते गए सुरंग पतली होती गई और हवा मोटी और दम घुटने वाली हो गई थी। उनके पास चेंबर 4 में ड्राइविंग के लिए एक पूरा ऑक्सीजन टैंक था। साथ में चेंबर 3 में भी यूज किए जाने वाले कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा बच गया था। लेकिन ये देखकर उनके मन में शांति नहीं आया क्योंकि एक टूटी हुई चट्टान या फिर कोई भी चीज इन्हें यहाँ पे फंसा सकती थी। उसके बाद भी उन्होंने अपना ऑक्सीजन टैंक लिया और पानी में कूद गए। रोजर के पास एक 400 फीट का रस्सी था जिसे उन लोगों को मार्क के तौर पे रखना था और मार्टिन ने भी एक और एक्स्ट्रा रस्सी लाया जिसकी लंबाई लगभग 1000 फीट था और वो दोनों एक टीम की तरह एक साथ आगे बढ़ने लगे। और ये बात उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ड्राइविंग के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उनके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे, जिसमें ये सोचना भी शामिल था कि कब उन्हें वापस लौटना है। रोजर के टैंक मार्टिन के मुकाबले थोड़े छोटे थे, इसलिए वो जानते थे कि शायद मार्टिन से कुछ देर पहले ये वापस लौट जाएंगे और उनकी ड्राइविंग भी कमाल की थी। उन दोनों ने डिसाइड किया कि रोजर ऊपर की तरह तैरता रहेगा और मार्टिन नीचे मार्किंग करता रहेगा। धीरे धीरे अपने शरीर को बहुत ही छोटे हिस्सों में फिट करते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लोग लाइन बिछाते जा रहा था वो लोग और भी गहराई में जा रहे थे, लेकिन ये कोई घबराने वाला बात नहीं था। और तभी रोजर की 480 फीट वाला रस्सी खत्म हो गया और इस हिस्से से मार्टिन ने अपना लाइन मार्क करना चालू कर दिया। उसी दौरान वो देखता है रोजर बीमार हो रहा था। रोजर ने इस चीज को पहले भी कई बार अनुभव किया है, लेकिन वो खुद को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसने दोबारा से दबाव डाला और मार्टिन के 100 फीट लाइन बिछाने के बाद उसके पीछे जाने लगा। लेकिन इस ड्राइविंग के दौरान मार्टिन जानबूझकर ड्राइविंग का रूल्स तोड़ रहा था। उनके सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को 3 हिस्सों में रखा गया था, जिसमें अंदर जाने के लिए 1% का यूज करना था और वापस आने के लिए 1% का यूज करना है। और अगर वो कहीं पे फंस जाते हैं या फिर किसी भी इमरजेंसी के लिए 1% रखा गया था। उसने अपने सिलेंडर का 1% ऑक्सीजन पहले ही यूज कर लिया था, जिसके हिसाब से रोजर की लाइन खत्म होने के बाद उनको वापस मुड़ जाना चाहिए था। उसने मान लिया कि रोजर 3 नंबर चेंबर तक पहुंच गया था और कुछ देर पहले ही 4 नंबर चेंबर से बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन मार्टिन का रोमांच उस पर हावी हो गई थी और वो एक खतरनाक कदम उठाते हुए कंकड़ वाले चट्टान से ऊपर उठने लगा। उसको ये लग रहा था कि वो शायद एंड तक पहुंचने वाला है। उसके हिसाब से ऊपर एक वायु चेंबर होगा जिसमें वो सांस ले सकता है। वो अपने ऑक्सीजन टैंक को अभी तक लगभग आधे से ज्यादा खाली कर चुका था, जिससे वो एक खतरनाक परिस्थिति में फंस गया था। ये सोचकर कि अगर उसे यहाँ तक आने में आधे से ज्यादा टैंक खाली हो गया तो वापस जाने में भी उतना ही लगेगा। वो जल्दी जल्दी दीवार को पकड़ के चढ़ रहा था। तभी उसको मीटर में दिखाया वो लगभग पानी से 3 फुट नीचे था। लेकिन ऊपर आने के बाद उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट गई, क्योंकि ऊपर कोई वायु चेंबर नहीं बल्कि पूरा एक चट्टान था। उसे इस टाइम पे अच्छे से पता था कि उसे अब वापस जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाने के बजाय वो दाएं तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सामने कोई वायु चेंबर हो सकता है। फिर उसने खुद को और 30 फीट तक खींचा, उससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि सामने बस एक अंत था, लेकिन वहाँ कोई वायु चेंबर नहीं था। फिर वो जिस रास्ते से आया था उससे वापस मुड़ने लगा और जिस रास्ते पे वो मुड़ा था वहाँ पे आके देखता है रोजर वहाँ पे है। मार्टिन ने रोजर को जल्दी से ये अलर्ट किया कि उन्हें अब यहाँ से वापस निकलना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। रोजर के चेहरे पे डर भरा नजर, शायद इस बात का एहसास था कि उसके पास एंड तक जाने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। 4 नंबर चेंबर के 500 फीट नीचे से ऊपर जाने के लिए उसके पास ऑक्सीजन नहीं था। वो लोग शायद उसी वायु चेंबर का तलाश कर रहे थे जिसमें वो सांस ले सके और जिसकी मार्टिन को उम्मीद थी। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए थे कि यहाँ पर इसका एंडिंग हो गया है। मार्टिन जल्दी से मार्क के पास चला गया और बाहर निकलने के लिए मार्क को फॉलो करता रहा। वो अभी तक बाहर की तरफ सिर्फ 130 फीट ही निकला था जब उसके टैंक से ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर उसने शांति से दूसरे टैंक में स्विच करने की कोशिश की, लेकिन उसको ये पता चला कि चेंबर 4 से निकलने के लिए 300 फीट और चेंबर 3 के 850 फीट निकलने के लिए ऑक्सीजन मुश्किल से ही मौजूद होगा। लेकिन उसके पास चेंबर 2 और 3 के बीच एक आधा टैंक रखा हुआ था और वो 4 नंबर चेंबर से बाहर निकल गए और वो जगह खुले कमरे के जैसा होने के लिए उसे सांस लेकर बहुत ही आराम मिला। फिर उसने देखा कि उसके ऑक्सीजन टैंक में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये मुश्किल से अगले चेंबर को पार करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर ये सोचकर ही वो डर गया कि वो मरने के कितने करीब था, लेकिन ये कहानी अभी तक खत्म नहीं होता। फिर मार्टिन पानी से बाहर निकला और अपने नसों को शांत करने के लिए चट्टान के ऊपर बैठ गया। मार्टिन जानता था कि रोजर के पास उससे भी कम ऑक्सीजन है, इसीलिए अगले कुछ मिनटों के अंदर अगर वो किनारे नहीं आया तो उसका बचना नामुमकिन है। फिर 10 मिनट बीत गए और 20 मिनट। फिर उसे ये एहसास होने लगा अगर रोजर चेंबर 4 से निकल भी गया तो उसके पास चेंबर 3 को पार करने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। उसके बाद मिनट और मिनट बीतते गए, लेकिन पानी में कोई बुलबुला या लहर भी नहीं था। लगभग 1 घंटे
घंटे बीतने के बाद मार्टिन को यह पता चल चुका था कि रोजर की ऑक्सीजन अभी तक खत्म हो चुकी है और केव में कोई वायु चेंबर भी नहीं था। फिर मार्टिन पानी में उतरा और गाइडलाइन को खींचने लगा ताकि वो कस जाए। वो खींचते ही रहा, तभी उसे पता चला मार्क किया गया रस्सी अभी जुड़ी नहीं थी। मार्टिन ने लाइन को तब तक खींचता रहा जब तक वो साफ कटी हुई लाइन पर ना पहुंच गया हो। ये लाइन लगभग 430 फीट पानी के नीचे था। इसका मतलब था कि रोजर 500 फीट नीचे से वापस आ रहा था जहाँ मार्टिन ने उसे लास्ट टाइम देखा था। ये शायद वही जगह थी जहाँ रोजर को टैंक बदलने की जरूरत थी। उसकी वजह से वो ऊपर तैरता गया और लाइन से उसका हाथ भटक गया, क्योंकि 1974 में ऑक्सीजन टैंक बदलना कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि टैंक को स्विच करने के लिए अपने शरीर को भी मोड़ना पड़ता था, जो कि इस छोटी गुफा के अंदर बहुत ही मुश्किल था। जब ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन खत्म हो जाती थी तो ड्राइवर्स को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती थी और इन परिस्थितियों के कारण रोजर आराम से लाइन से भटक गया और गाइडलाइन से जुदा होने के कारण वो आसानी से गलत रास्ते में चला गया। इस सुरंग में उसके ऑक्सीजन खत्म होने का बात अभी तक मार्टिन को पता चल चुका था। उसके ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उसने एयर टैंक को खोजने की बहुत ही कोशिश किया होगा, लेकिन शायद से वो उसको नहीं मिला। तब मार्टिन को खुद को संभालना पड़ा और अकेले ही केव से बाहर निकलना पड़ा और अकेले ही ऊपर की लंबी यात्रा करनी पड़ी। रोजर की बॉडी ढूंढने में या फिर रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए उसे घंटों लग जाते हैं। इस दौरान बहुत सारे रेस्क्यू टीम ने वहाँ पर जाके रोजर की बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है किसी ने भी उसका बॉडी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अगर उन्होंने ड्राइविंग के रूल्स को फॉलो किया होता तो रोजर अभी भी जिंदा होता। अगर रोजर गुम हो गया होता या फिर आधे सिलेंडर के साथ गलत डायरेक्शन में भी चला जाता तो उसे रास्ता ढूंढना या खुद को सुरक्षित रखना बहुत ही आसान होता। अगर मार्टिन ने भी अपना सिलेंडर खत्म नहीं किया होता तो रोजर को ढूंढने के लिए उसके पास ऑक्सीजन मौजूद होता। इस एक्सीडेंट के बाद मार्टिन ने फिर कभी ड्राइविंग के रूल को नहीं तोड़ा। अगले कई दशक तक उन्होंने रोजर को ढूंढने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन दुर्घटना के बाद रोजर को ढूंढने की सभी प्रयास खत्म हो गई। मार्टिन ने अकेले जाकर भी 1981 में रोजर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो लगभग 4 नंबर चेंबर के 700 फीट नीचे तक उसे ढूंढ चुका था, लेकिन वो रोजर का कोई भी क्लू ढूंढने के लिए नाकाम रहा। फिर 1986 में एक केबर की टीम दोबारा उस 4 नंबर चेंबर की जांच करते हैं, जिनका नाम लैंड और जूनियर मार्कर था। वो जब यहाँ 4 नंबर चेंबर की जांच कर रहे थे तो उन्हें लगभग 720 फीट नीचे रोजर का बॉडी मिला, जो 12 साल बाद कोई ढूंढने में सक्सेस हुआ, क्योंकि इस जगह तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है। रोजर की बॉडी को वहाँ से निकाल कर बाहर लाना लगभग नामुमकिन था। फिर उन्होंने रोजर के बॉडी को वहाँ पर ही छोड़ने का निर्णय लिया। उसके अगले ही साल यान बोकर ने उससे भी आगे जाने की कोशिश की। उसके बाद 1987 में उस एयर चेंबर का खोज किया गया। उस जगह तक पहुँचने के लिए उनको रोजर की बॉडी पार करके लगभग 875 फीट नीचे उतरना पड़ा। उसके बाद उन लोगों को वो मायावी एयर चेंबर मिलता है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था और ये गुफा यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद इसको अगेंस्ट ऑल ओड्स चेंबर नाम दिया गया। इस केव के बाहर की तरफ अभी बंद कर दिया गया है और इसकी चाबी केवल एक्सपीरियंस केबर को ही दिया जाता है। फिर उन्होंने रोजर के सम्मान के लिए फर्स्ट चेंबर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें लिखा था इन मेमोरी ऑफ रोजर सोलारी, जिससे लोगों को रोजर की याद हमेशा आती रहे और रोजर की साहसी एक्सपीरियंस को लोगों को याद दिलाता है।